नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि क्रिकेट और चुनाव के बारे में पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन होता है, बल्कि जोखिम भरा होता है। लेकिन हमेशा ऐसा रहा हो या हमेशा ऐसा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। आप याद कीजिए, 1952 में पहला चुनाव हुआ लोकसभा का, उसके साथ विधानसभा का। 4 चुनाव लगातार 1952, 57, 62 और 67 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए। मुझे नहीं लगता कि उस समय किसी को पूर्वानुमान लगाने में कोई भी दिक्कत थी कि कौन सी पार्टी जीत रही, किसकी सरकार बनेगी। चुनाव होता है, लड़ाई होती है। केवल अनुमान लगाने की बात ये उस समय होती थी कि सीटें किस पार्टी को कितनी मिलेंगी। और मुख्य रूप से कांग्रेस, चूँकि सबसे बड़ी पार्टी थी, उसकी सरकार बनना तय था, लेकिन कितनी सीटें आएंगी इसके बारे में ज़रूर विवाद और बहस हो सकती थी। लेकिन हार जीत तो पहले से तय मानी जाती थी। याद कीजिए आप, 60 और 70 का वो दशक, जब वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम के बारे में वो उसको अपराजय माना जाता था। किसी भी टीम से मैच हो, मालूम था कि वेस्ट इंडीज़ की ही टीम जीतेगी। उसके बाद 70 के आखिर में और 80 के दशक में ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी ही हो गई थी। उस समय वेस्ट इंडीज़ और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जो है वो खबर नहीं बनती थी, सामान्य बात थी। हार जाए टीम तो बड़ी खबर बनती थी। 1983 में भारत ने बड़ी खबर बनाया जब वर्ल्ड कप के फाइनल में वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया। किसी को विश्वास नहीं हुआ। वही वेस्ट इंडीज़ की टीम कुछ महीने बाद भारत आई और बुरी तरह से पीटकर भारत को गई। जो शक्तिशाली है, अपराजय जिसकी छवि बन गई है, वो ऐसे ही नहीं बनती। उसकी एक ताकत होती है, उसके आधार पर बनती है। अब मुझे बचपन का याद है, आप लोगों में से भी बहुत से लोगों को याद होगा कि एक समय भारत में बड़ी चर्चा, बड़ा क्रेज़ होता था दारा सिंह और किंग कॉन्ग की कुश्ती का। जिस शहर में हो हाउसफुल होता था, टिकट नहीं मिलता था, पुलिस के लिए लाठीचार्ज की नौबत आ जाती थी और सबको मालूम था कि जीतेगा कौन। और हर बार दारा सिंह जीतते थे। 50 और कहें कि 60-67 तक जो है कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति की दारा सिंह थी। और आज वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। तो चुनाव एक बार फिर से 67 के बाद से जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का दौर शुरू हुआ था, उसको 2014 से नरेंद्र मोदी ने ख़त्म करना शुरू किया। अब हम भारत में चुनावी राजनीति के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां चुनाव नतीजे प्रेडिक्टेबल हो गए, जिनका अनुमान लगाना बड़ा आसान हो गया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। अगर आप मन में किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में ठान कर बैठे हों तब बात अलग है, वरना अगर आप देखने की कोशिश करें तो दिखाई देता है, जैसे पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा था कि सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। जैसे असम में दिखाई दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आ रही है। कहाँ नहीं दिखाई दे रहा था? तमिलनाडु में एक नया प्लेयर आ गया। अब उस प्लेयर की ताकत क्या है, उसका कोई इतिहास नहीं था, अतीत नहीं था, किसी को पता नहीं था। डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये दिखाई दे रहा था। लेकिन वो उसकी जो ताकत थी उसको देखकर लोगों को लगता था कि ना इसको तो हरा नहीं सकते। ये स्थिति पश्चिम बंगाल में टीएमसी की थी। ममता बनर्जी को कौन हरा सकता है? जो लोग ममता बनर्जी को पसंद नहीं करते थे या चाहते थे कि उनकी सत्ता जाए, उनकी पार्टी सत्ता से हटे, वो भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो हार सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल का चुनाव 2026 का बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था और नतीजे इसकी तस्दीक करते हैं। अब आप देखिए कि आने वाले समय में, और मैं आने वाले समय में बहुत दूर तक की नहीं, 2029 तक की बात करता हूँ, जो भी चुनाव होने वाले हैं, आप मानकर चलिए कि ज़्यादातर में भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। वो उसी तरह का मामला होगा जैसा वेस्ट इंडीज़ की टीम या ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ होता था कि अगर कोई मैच हार गई तो वो बड़ी खबर बनता था। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा कि कहीं एक आध जगह हार जाएगी। दक्षिण के राज्यों को मैं इसमें शामिल नहीं करता। अपवाद दक्षिण में केवल कर्नाटक है। बाकी जो 4 राज्य हैं दक्षिण के, उनके बारे में पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन है। और अब तेलंगाना में लग रहा था कि शायद आसान हो, लेकिन पवन कल्याण ने जो घोषणा कर दी है कि तेलंगाना में वो अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार शुरू करेंगे, तेलंगाना में पार्टी शुरू करेंगे अपनी, और चुनाव में उतरेंगे 2028 के।
तो उससे वहाँ स्थिति जो है उलझ गई है। वो एक तरह से विजय की तरह नए प्लेयर के रूप में वहाँ आएंगे, हालांकि पूरी तरह से नए नहीं हैं। उनके भाई की पार्टी, चिरंजीवी की पार्टी थी, उसी के साथ थे वो। और अविभाजित आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बड़ा काम किया है उन्होंने, राजनीतिक रूप से कह रहा हूँ, बड़ा काम किया है। तो इसलिए पूरी तरह से नए नहीं हैं तेलंगाना की राजनीति में। लेकिन अभी 7 राज्यों में चुनाव होने वाला है। उसमें से अब राज्यों के नाम आप गिनना शुरू कीजिए। उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। इन 7 राज्यों में 6 राज्यों के बारे में आप अभी से ये बता सकते हैं कि वहाँ कौन सी पार्टी जीतेगी या किस पार्टी के जीतने की संभावना ज़्यादा है। दुविधा अगर होगी तो पंजाब को लेकर। पंजाब में कोई पार्टी जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जो सत्ता में है वो भी, जो नंबर 2 है वो भी। तो सवाल यह है, कोई ना कोई तो जीतेगा ही। तो पंजाब की स्थिति चुनाव और करीब आएगा तब थोड़ा स्पष्ट होगी। अभी तो कम से कम ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में नहीं लौट रही है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है। बाकी जो 2 पार्टियां हैं, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी, उनका कोई ज़्यादा अस्तित्व नहीं है पंजाब में। लेकिन स्थिति बदलने में बहुत देर नहीं लगती। और मैं कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के नतीजे के बाद एक तरह की सुनामी है भारतीय राजनीति में, भूकंप है, अर्थक्वेक आया है जो सब कुछ उलट पुलट कर सकता है। ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, इसने एक नया आयाम अख्तियार कर लिया है। तो पंजाब में भी अगर उलटफेर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। 2029 तक का आप सोच लीजिए। एक उदाहरण दे रहा हूं, पहले भी शायद उस घटना का या उस तथ्य का जिक्र कर चुका हूं कि आपको, हम सबको याद होगा 1984 प्रचंड जीत हुई थी राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी की। उतनी बड़ी जीत किसी पार्टी की आज तक नहीं हुई। 415 सीटें मिली 543 में से। लेकिन ये परसेप्शन कि ये सबसे बड़ी जीत थी, इसको जरा रियलिटी टेस्ट इसका कीजिए, तब समझ में आएगा कि फर्क क्या हुआ। कितनी सीटें ज़्यादा जीती कांग्रेस पार्टी? 62, सिर्फ 62 सीटें ज़्यादा जीती कांग्रेस पार्टी। अब आप देखिए कि बिना इस तरह के किसी सहानुभूति के माहौल, बिना किसी आंदोलन, बिना और किसी बड़े परिवर्तन के 2009 में क्या हुआ। 2004 में गठबंधन की सरकार बन गई कांग्रेस की, यूपीए की कांग्रेस के नेतृत्व में। 2004 से 2009 के बीच में इस सरकार ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया। भ्रष्टाचार के मामले उठने लगे थे, चाहे 2G का मामला हो, चाहे कोलगेट का मामला हो, CWG का घोटाला हो, इन सब की चर्चा शुरू हो चुकी थी। इनके बारे में सवाल उठने लगे थे। लेकिन 2009 में कांग्रेस पार्टी, जिसको 2004 में 146 सीटें, 146 या 147 सीटें मिली थी, वो सीधे 206 पे पहुंच गई। कितनी सीटें बढ़ गई? 63। अब आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति की लहर में कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ी 62 और 2009 में कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ गई 61। तो मनमोहन सिंह के नाम पर बढ़ गई, या कांग्रेस ने ऐसा कोई चमत्कार किया था, या लोग इतना ज़्यादा खुश हो गए थे कांग्रेस पार्टी से? लेकिन कुछ तो कारण हुआ होगा, अनायास तो ऐसे नहीं हो सकता। तो क्या हुआ था? एक बड़ी घटना हुई थी जिसकी कोई चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। उस समय कांग्रेस की जीत को जो है किसानों की कर्ज माफ़ी, मनरेगा, इन सब को श्रेय दिया गया। लेकिन मेरा कहना है कि इन सब का कोई असर नहीं हुआ था। छोटा मोटा जो है 2-4% के असर के अलावा कोई बड़ा असर नहीं हुआ था, क्योंकि किसानों की जो कर्ज माफ़ी थी उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ था। अगर उसकी कायदे से जांच होती तो पता नहीं कितने लोग जेल जाते। उसी तरह से मनरेगा का कोई प्रभाव जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरह का पड़ा नहीं था। तो फिर क्या हुआ था? कुछ तो हुआ था। एक काम हुआ था, 1973 के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर पूरे देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ।
सीटों का भौगोलिक और उनका जो जनसांख्यिकी आधार था उसको बदल दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने डिलिमिटेशन के जरिए बड़ा खेल किया, और डिलिमिटेशन में जो स्वाभाविक होता है कि सीटें बदलती हैं, मतलब जो सीटें रिजर्व हैं वो जनरल हो जाती हैं, जो जनरल हैं वो रिजर्व हो जाती हैं, जनरल में से कुछ रिजर्व हो जाती हैं, जो भी संविधान के मुताबिक संख्या तय है। तो कांग्रेस ने छांट कर वो सीटें, जनरल सीटें रिजर्व कैटेगरी में डाली, जो विपक्ष यानी उस समय भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी थी, उसके प्रभाव वाली सीटें थी। जो सीटें भाजपा जीतती थी वो जनरल सीटें रिजर्व कैटेगरी में डाल दी, और जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें थी जहां कांग्रेस अच्छा नहीं करती थी उन सीटों को जनरल बना दिया। इस तरह से लोकसभा का पूरा भूगोल बदल गया। ये जो कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है ना कि पूरी ज्योग्राफी बदलना चाहते हैं लोकसभा की, उसके मन का वही डर है 2008-9 का। उसको मालूम है कि डिलिमिटेशन से क्या हो सकता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, पुरजोर विरोध कर रही है। लेकिन डिलिमिटेशन तो होना है। आप मानकर चलिए कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले डिलिमिटेशन होगा। इस समय आपको याद होगा तो महाराष्ट्र में ठाणे की सीट जहां शिवसेना का वर्चस्व था, शिवसेना जीतती थी, 32 लाख वोटर थे। डिलिमिटेशन में जो है वोटर्स की संख्या भी घटाई गई कि ताकि अनुपात बराबर हो, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा, एक में बहुत कम हो, ऐसा ना हो। और दूसरा परिसीमन यानी उनका भौगोलिक क्षेत्र का पुनर्निर्धारण भी हुआ। तो ठाणे की सीट को 4 लोकसभा सीटों में बांट दिया गया। जहां कांग्रेस नहीं जीतती थी वहां 3 सीटें कांग्रेस जीत गई। इस कारण से मैं कह रहा हूं डिलिमिटेशन होने जा रहा है। लेकिन डिलिमिटेशन से पहले या डिलिमिटेशन के बिना भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस समय उस समय के दारा सिंह या कहिए वेस्ट इंडीज़ की टीम या ऑस्ट्रेलिया की टीम की जैसी हो गई। उसकी जीत तय है, हार जाए कहीं तो बड़ी खबर बनेगी। ऐसा नहीं 100% चुनाव भाजपा ही जीतेगी, भाजपा जीतेगी भी, हारेगी भी। सवाल इसका होता है कि जीत की संख्या अधिक है या हार की। तो भाजपा की जीत की संख्या अभी भी अधिक है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा होने वाली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में असंभव को संभव करके दिखाया है। ये जो मानक था कि यहाँ ऐसा नहीं हो सकता या यहाँ भाजपा नहीं आ सकती, पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व की राजनीति नहीं चल सकती, वो सब औंधे मुंह गिरे हुए हैं। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 4 मई को नतीजा आया और आज है 7 जून। आप देखिए मुश्किल से 1 महीने में चुनाव में हार जीत तो पार्टियों की होती रहती है, लेकिन पार्टी की दशा क्या हुई है तृणमूल कांग्रेस की। खंड खंड जो है उसका पाखंड बिखर गया है। ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी में अकेले हो गई हैं। भतीजे के साथ और कौन है विश्वास पूर्वक वो कह नहीं सकती हैं। 2-3-4 लोग हैं जिनको मालूम है कि तृणमूल कांग्रेस से बाहर उनको कोई पूछेगा नहीं। केवल ऐसे लोग ममता बनर्जी के साथ बने हुए हैं। उनका विधायक दल टूट चुका है। 59 विधायकों ने मिलकर अपना नया नेता चुन लिया है और अगला नंबर है संसदीय दल के टूटने का। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में टूटेगी पार्टी। और इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि टूटेगी या नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कब टूटेगी। और आप मान कर चलिए कि संसद के मानसून सत्र से पहले पहले टूट जाएगी। राज्यों में चुनाव होना है, मैंने जो गिनाए आपको फिर से दोहरा देता हूँ। उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये इन 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत में मुझे तो कोई शंका दिखाई नहीं देती है। सवाल यही होगा कि कितनी सीटें सरकार बनेगी इन 6 राज्यों में, ये साफ दिखाई दे रहा है। पंजाब को लेकर अभी कुछ कहना मुश्किल है। पंजाब के लिए अभी कुछ समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ महीने या कम से कम अक्टूबर-नवंबर तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। लेकिन पंजाब में जो मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि अगर आप पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले मुझसे पंजाब के बारे में पूछते तो मैं कहता भाजपा का सत्ता में आना असंभव है
या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब अगर आज आप मुझसे पूछें, अब मैं कहूँगा कि पंजाब में भाजपा के आने की फिलहाल तो संभावना नहीं है। तो इस तरह से राजनीति में परिस्थितियां जैसे मैच में बदलती हैं, एक ओवर एक बॉल में पूरा मैच पलट जाता है, वैसे ही राजनीति में एक घटना, एक कोई ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से राजनीति की पूरी शक्ल बदल जाती है। पश्चिम बंगाल भारत की राजनीति का वो डिफाइनिंग मोमेंट है जिसके नतीजे ने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया है। अभी भाजपा के विरोधियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि पश्चिम बंगाल के नतीजे का कितना बड़ा असर है। ये फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इस नतीजे का असर केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। इसका असर पंजाब पर नहीं पड़े ये संभव नहीं है। सवाल यह है कि कितना असर पड़ेगा। 2029 की बात करें, परिसीमन होना तय है, महिला आरक्षण होना लगभग तय है। खास तौर से जो परिस्थितियां बनी हैं, फिर पश्चिम बंगाल लौट कर जाइए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद संसद के दोनों सदनों की तस्वीर बदलने वाली है और वो मॉनसून सत्र से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडीए के लिए अपना कोई भी लेजिस्लेशन या विधायी कार्य कराना, कोई भी विधेयक, चाहे वो संविधान संशोधन विधेयक ही क्यों ना हो, उतना मुश्किल नहीं होगा। एकदम आसान हो जाएगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं होगा जो अप्रैल 2026 में हुआ महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर, वो स्थिति नहीं आने वाली है। और इसलिए 2029 आज 2026 में ही प्रेडिक्टेबल लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार केंद्र में सरकार बनेगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय चुनाव लगातार प्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं। और प्रेडिक्टेबल कोई चीज़ क्यों होती है, चाहे वो खेल का मैदान हो, खेल की टीम हो, या चुनाव में राजनीतिक दल की परफॉर्मेंस की बात हो, जब वो उसका प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी ताकत के प्रभाव से उसके विरोधी उन पर मनोवैज्ञानिक रूप से इतना ज़्यादा दबाव पड़ता है कि वो जैसा परफॉर्म कर सकते हैं, जो क्षमता है, वो भी नहीं कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसी स्थिति में पहुंच गई है। भाजपा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में ऐसा नेता है जिसका मुकाबला करने वाला विपक्ष में कोई नेता नहीं है, सामने टिकने वाला कोई नेता नहीं है। याद कीजिए वेस्ट इंडीज़ की टीम को, जब रिचर्ड्स बैटिंग करने के लिए आते थे तो विपक्ष के गेंदबाजों के हौसले उसी समय पस्त हो जाते थे। वही स्थिति इस समय भारतीय राजनीति में हो गई है। नरेंद्र मोदी जब चुनाव के मैदान में उतरते हैं, ठीक वैसी स्थिति होती है कि विपक्ष का मनोबल गिर जाता है। विपक्ष को लगता है कि पता नहीं कौन सा मुद्दा उठाएंगे और कौन सी बात हम ऐसी करेंगे जिसका फायदा नरेंद्र मोदी उठा लेंगे। तो ये जो डर है भाजपा का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, विपक्ष की ताकत को ये अपने आप कम कर देता है। और विपक्ष इस समय ऐसा है जिसको एक बात से बहुत ज़्यादा परहेज है, और वो है मेहनत से। कल आपने देखा, कल 6 जून थी, बड़ा शोर था, एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, 2 करोड़ फॉलोअर हो गए सोशल मीडिया पर। वहाँ जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन करने आए तो 1000 लोग भी नहीं थे। वहाँ जंतर मंतर पर एक मदारी बंदर लेकर पहुँच जाए तो उससे ज़्यादा लोग पहुँच जाएंगे, देखने वालों की भीड़ उससे ज़्यादा हो जाएगी। और जो लोग आए थे उनको पता नहीं था वो किस लिए आए हैं। कोई कह रहा था कि इस्तीफ़ा मांगने आए। किसका इस्तीफ़ा मांगने आए? तो अमित प्रधान का इस्तीफ़ा मांगने आए। तो मुद्दे की जानकारी नहीं, केवल सोशल मीडिया पर फॉलोअर बना देने से आप किसी को भी गाली दीजिए, और ख़ास तौर से जो ताकतवर है, सत्ता में है, उसको गाली दीजिए तो आपके फॉलोअर तुरंत बढ़ जाएंगे। ऐसा बहुत से लोग करते हैं। वीडियो बनाने वालों में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जिनको लगता है कि नरेंद्र मोदी को गाली देने से हमको ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएंगे, और वो ऐसा इसीलिए करते हैं। उनका वो कन्विक्शन है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका सबसे बड़ा कंसिडरेशन यही होता है। उनके मित्र अगर पूछें कोई नया शुरू कर रहा तो कहते हैं कि मोदी को गाली दो तो व्यूअरशिप मिलेगी।
लेकिन ये सोशल मीडिया पर जो फॉलोअर होते हैं वो किसी राजनीतिक दल का वोटर नहीं होते, उसके आधार पर वोट नहीं मिलता है। और शशि थरूर की बात मैं फिर दोहराऊंगा कि सोशल मीडिया बैलेट बॉक्स नहीं है। ये भारत के राजनीतिक दल जितनी जल्दी समझ जाएं उनके लिए उतना अच्छा है। बहुत से नेताओं को लगने लगा है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो, जन समर्थन अपने आप मिल जाएगा। और सोशल मीडिया पर उनके जब फॉलोअर्स बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि उनकी लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, तो उनको घर से निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। ये गलतफहमी दूर होती है जब चुनाव का नतीजा आता है। तब वो कहते हैं वोट चोरी हो गई, तब वो कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, तब वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन उससे सच्चाई नहीं बदल सकती। आप आरोप तो कोई भी लगा सकते हैं किसी पर, देश में बोलने की स्वतंत्रता है, किसी पर कुछ भी आरोप लगा दीजिए, लेकिन उससे वास्तविकता नहीं बदलेगी, न बदल रही है। ये चुनाव का पूर्वानुमेय हो जाना, प्रेडिक्टेबल हो जाना, ये चुनाव कवर करते हैं जो लोग, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जिन लोगों की रुचि है हमारे जैसे लोगों की चुनाव को पढ़ने की कोशिश करने में, जानने की कोशिश करने में, सही भी होते हैं गलत भी होते हैं, उनके लिए ये जो है बड़ा नीरस मामला हो गया है कि आपको मैच शुरू होने से पहले अगर मालूम हो कि कौन सी टीम जीतेगी तो आपका मैच देखने में कितना इंटरेस्ट होगा। वैसे ही है, कोई मैच हो चुका है, उसका नतीजा आ चुका है, उसका अगर आप पुनर्प्रसारण देख रहे हैं तो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं होता जो मैच को लाइव देखते हुए होता है। तो चुनाव प्रक्रिया या चुनाव प्रचार या चुनावी लड़ाई जो है वो लाइव से एक तरह से जो है रिकॉर्डेड जैसी हो गई है, जिसमें आपको पूर्वानुमान लगाने में वो मज़ा नहीं आता। मज़ा आता है जब लड़ाई कांटे की हो, बराबर की हो, और उसमें आपके सामने चुनौती होती है बताने की कि किसका पलड़ा भारी है। भारत की राजनीति में वो समय चला था, आप कह सकते हैं कि 1989 से लेकर 2014 तक, जब क्षेत्रीय दल मजबूत हो रहे थे, भारत की राजनीति मल्टीपोलर हो गई थी। कौन पार्टी किसका कितना वोट काट देगी, उस बीच में से कौन निकल जाएगा तीसरा, ये अनुमान लगाना कठिन होता था। अब या तो सीधी सीधी दो दलों के बीच में हो रही है या दो गठबंधनों के बीच में हो रही है, और उसमें भी एक गठबंधन, एक दल हमेशा आगे खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसलिए भारत के चुनावों के बारे में, उसके नतीजों के बारे में पूर्वानुमान लगाना कठिन है। लेकिन कुछ लोग हैं भाई जो मानने को तैयार नहीं होते, जो सच्चाई देखने को तैयार नहीं होते, उनको बड़ा मज़ा आता है। वो नतीजा आने के दिन दोपहर 12 बजे तक उनकी उम्मीद बंधी रहती है कि नहीं नहीं ये नतीजा अभी पलटेगा, बदलेगा, और जब नहीं बदलता है तब उनके पास बना बनाया बहाना होता है, ये बेईमानी हो गई, ये वोट चोरी हो गई, ये ईवीएम हैक हो गई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, वरना मेरा अनुमान कैसे गलत हो सकता है। जो पार्टी लड़ रही है वो हार मानने को तैयार ना हो, ये एक बार समझ में आती है बात। जो अनुमान लगाते हैं, जो सच्चाई देखने को तैयार नहीं होते हैं, उनके साथ जब ऐसा हो और वो मानने को तैयार नहीं हो, तब समझ में आता है कि ऐसे लोगों को आप समझा नहीं सकते। उन्होंने पहले से तय किया हुआ है, उनको नतीजे से मतलब नहीं है। उनको मतलब यह है कि मैं गलत साबित हो ही नहीं सकता, और मैं जो कह रहा हूं वो अंतिम सत्य है। अगर वो अंतिम सत्य के रूप में सामने नहीं आता तो कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए आप देखिए, आने वाले सालों में भारतीय चुनाव अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते जाएंगे और ज़्यादा होते जाएंगे, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की ताकत घटती जा रही है। एकमात्र जो दूसरा राष्ट्रीय दल है कांग्रेस पार्टी, वो लगातार नीचे जा रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार ऊपर जा रही है। इसलिए ये कोई बहुत बड़ी विशेषज्ञता की बात नहीं है, ज्ञान की बात नहीं है कि आप अनुमान लगा सकें कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।